नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नूर की ईदी, जो कि अदीबा आफरीन की कलम से लिखा गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं नॉवल की जानिब। वो दीवार फैलांगती तेज़ी से आगे बढ़ी और सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। सामने ही एक पुख्ता उम्र की औरत तख्त पर कपड़े फैलाए बैठी थी। वो अपने कदम दबाती धीरे धीरे उनके करीब आई और उनकी आंखों पर अपने हाथ रखती है। अरे कौन है भाई, कहीं हमारी नूरी तो नहीं? उनके लबों की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि आने वाली शख्सियत के बारे में पता था। यार फुफ्फो, आपको कैसे पता चल जाता है मेरे आने का? अपने मंसूबे के ख़राब होने पर वो मुँह फुलाए उनके साथ ही लगकर बैठ गई। वो क्या है ना, हमारे यहाँ चोरों की तरह तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आता है। शायान, जो अभी अभी कमरे से बाहर आया था, उसकी बात सुनकर बगैर बोले न रह सका। फुफ्फो, आपका ये बेटा किस दिन कत्ल हो जाना मुझसे। वो फुफ्फो के कान में घुसकर गुस्से से बोली। गलत बात नूरी, ऐसे नहीं कहते, शोहर है तुम्हारा अब। फुफ्फो ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा और साथ ही कपड़े पर बेलबूटे बनाती रही। वो हमेशा से ही खाली वक्त में अपनी मनपसंदीदा कामों में मशगूल हो जाती थी। हाँ, तो उसे क्यों नहीं कोई समझाता कि मैं भी उसकी बीवी हूँ, मेरी भी इज्जत कर लिया करे। दादों को भी मैं ही गलत लगती हूँ और अब आपको भी। वो मिनमिनाते हुए बोलती तिरछी निगाहों से तख्त से कुछ दूर सोफे पर बैठे शायान को देखा, जो उसकी बात पर उसे घूर रहा था। वो सटपटाकर नजरें फेर गई। नहीं बच्चा, बात गलत की नहीं है, मैं बस समझा रही थी। अच्छा बताओ, तुमने कपड़े बनवा लिए अपने? वो उसका मूड बहाल करने को बात बदल कर बोले। ले लिए हैं, लेकिन सिर्फ 3 जोड़े ही लेकर दिए हैं अब्बा ने। ईद बाद मेरी दोस्त की शादी है, इतने फंक्शन भी हैं, बताएं भला मैं क्या पहन कर जाऊँगी? वो मुंह लटकाए बोली तो सोफे पर बैठे शायन तासुफ से नफ़ी में सर हिलाता फिर से फ़ोन पर झुक गया। इतनी नदीती लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, उसने दिल ही दिल में कहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शायान तुम्हें दिला देगा कपड़े, उन्होंने कहा तो नूर का चेहरा खिल उठा। शायान, मेरी बहू को शॉपिंग पे ले जाना और उसे जो पसंद आए दिला देना। अम्मी ने उस पर हुक्म जारी किया तो वो तिलमिला सा गया। अम्मी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे ईद के पहले सारे काम ख़त्म करने हैं। वो फ़ोन बंद करता वहाँ से कहता चला गया। देखा देखा आपने, इसे बिल्कुल भी मेरी ख्याल नहीं है। कैसा मुंह पर साफ मना कर दिया। वो नाराज़गी से बोलती उसकी तरफ देख रही थी जहाँ से अभी वो गुजरा था। नूरी, उसे आप कहा करो और मैं उसे मना लूँगी, तुम फिक्र ना करो। फूफो ने उसे टोका तो वो सर झुका गई। आज इफ्तारी तुम हमारी तरफ करोगी, बताओ क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? वो सारा कपड़ा समेटती उठते हुए बोली तो उसकी एक लंबी लिस्ट तैयार होगी, जिसे सुनकर वो मुस्कुराकर किचन में चली गई। क्या मुसीबत है, वो बेजारी से अपने हाथ में शॉपर पकड़े नूर को दूसरी शॉप में घुसते देखकर बोला। अम्मी ने ज़बरदस्ती उसे उसके साथ भेज दिया था और यहाँ आकर वो फिर से अपने नदीदेपन का मुजाहरा करने लगी थी। वो सख्त कोफ्त में मुब्तला हो गया था। अब तक वो उसे 4 से 5 दुकानों का चक्कर लगवा चुकी थी। वो इस दफ़ा दुकान के बाहर ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो बाहर आई और इधर उधर नज़र दौड़ाती उसे ढूंढने लगी। कुछ दूरी पर ही वो उसे फ़ोन में मसरूफ़ नज़र आया। वह जल भुन सी गई थी। एक तो पता नहीं इन मौसूफ को अपने फ़ोन से इतना इश्क क्यों है। वो बड़बड़ाती उसके करीब पहुंची। बिल पे कर दें, उसने मुख्तसर अल्फाज में हुक्म जारी किया। मैं ये आखिरी दफ़ा बिल पे करने लगा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कमाई इस तरह पानी तरह बहाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता। वो गुस्से से उसे घूरता अंदर की तरफ बढ़ा था, जबकि वो आंखें छोटी किए कुछ देर तक उसकी पुश्त घूरती रही। बड़े आए पैसे वाले, या अल्लाह, अब्बा ने किस शख्स को मेरा शौहर बना दिया, इतना कंजूस है ये। वो भुनाकर कहती उसके पीछे चल दी। पूरे 5 घंटे बाद वो उस मॉल से बाहर निकले थे। नूर का चेहरा जहाँ खिला हुआ था, वहीं दूसरी तरफ शायान का मूड बिल्कुल ख़राब दिखाई दे रहा था। उसने तो सोचा था कि 1-2 घंटे की बात है, लेकिन वो ये तो भूल ही गया था कि उसके साथ नूरुलैन जा रही है। जब वो लोग गाड़ी में आकर बैठे तो इफ्तार में कुछ ही वक्त बाकी था। शायान के फ़ोन पर मुसलसल ऑफिस से कॉल आ रही थी। उसने जिद होकर फ़ोन साइलेंट पर रख दिया। घर पर बता दो कि हम इफ्तारी पर नहीं पहुंच पाएंगे, वो कार ड्राइव करता अपनी नज़र सड़क पर मरकूज़ किए मसरूफ़ अंदाज में बोला। पहले से अब उसका मूड काफ़ी बेहतर हो गया था। अल्लाह, मैं तो चांद रात का जोड़ा लेना ही भूल गई। वो उसकी बात सरासर नज़रअंदाज की अपने सर पर चपत लगाते बोली। शायान का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले, कैसे निभेगी उसके साथ सारी ज़िंदगी। चुप, एकदम चुप, अब एक दफ़ा भी तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो मोड़ काटते हुए कहर भरी नज़र उस पर डालता गुस्से से बोला। वो बिल्कुल चुप हो गई और मुँह फेर कर खिड़की से बाहर देखने लगी। काफ़ी देर तक गाड़ी में खामोश रही। शायान को उस खामोशी से कुफ्त होने लगी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि नूर इतनी देर कैसे खामोश रह सकती है। वो चाहे उसे कितना भी खामोश करवा ले, लेकिन वो चुप बैठने वालों में से तो नहीं थी। और आज चुप हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो बोलती ही अच्छी लगती है। उसने बेचैनी से उसकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल खिड़की से लगी थी। उसने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के पास रोकी। नूर, चलो इफ्तारी का टाइम हो गया है।
वो नर्म लहजे में उससे बोला, लेकिन वो टस से मस ना हुई। नूर, उसने उसे दोबारा मुखातिब किया और इस बार लहजा थोड़ा सख्त था। मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ, आप बहुत बुरे शोहर हैं, मुझे मेरे घर जाना है। वो भीगी आंखों से उसे देखती भराई हुई आवाज़ में बोली। शायान उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गया। उसने कब उसे रोते हुए देखा था इस तरह? ऊपर से उसकी बातें सुनकर उस अरसे में पहली बार प्यार आया था। तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, उसके लिए सॉरी, अब रोना बंद करो, उसके आंसू पोंछते हुए नर्म लहजे में बोला। उसके लम्स पर वो सिमट कर उससे दूर हुई थी। चेहरे पर लाली फैल गई थी। शायान ने भी जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी, वो सूसू करती हुई बोली। शायान को वो नॉर्मल होती दिखाई दी तो उसे थोड़ा सुकून हुआ। उसने सवालिया अंदाज में उसे देखा। आप मुझे मेरी चांद रात का जोड़ा दिलाएंगे? वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती आंखें पटपटाते मासूमाना अंदाज में गोया हुई। उफ, नूर और उसकी चालाकियाँ। ओके, और कुछ? वो अब उससे काफ़ी मोहतात अंदाज में बात कर रहा था कि कहीं फिर ना रोने लग जाए, क्योंकि घर जाकर अम्मी से उसे ही डांट पड़नी थी। वो मैं बाद में बताऊंगी, वो एक अदा से कहती बाहर निकल गई। बेगम तो कुछ ज़्यादा ही फैल गई हैं, वो मुंह में बड़बड़ाते हुए बोला और बाहर निकलकर लॉक करके उसके साथ रेस्टोरेंट में चला गया। वो दोनों इफ्तार करने और घर खाना खाने के बाद अब घर की तरफ रवाना हो गए थे। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी क्योंकि नमाज का वक्त भी जा रहा था। उसने शॉर्टकट के चक्कर में अपनी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर डाल दी। अभी कुछ ही फासला तय हुआ था कि उनकी गाड़ी के ऐन सामने एक गाड़ी आ रुकी। शायान ने फ़ौरन से ब्रेक पैर पर रखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराते टकराते बची थी। वो गुस्से से गाड़ी से निकलता दूसरी गाड़ी के पास जा पहुंचा। उसका मालिक भी गाड़ी से निकल चुका था। अभी वो कुछ कहने ही लगा था कि नूर की ज़ोर की चीख उसे सुनाई पड़ी। उसने सुर्रा से पलट कर देखा तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। एक शख्स उसकी गर्दन पर चाकू लगाए खड़ा था। जल्दी से सारे पैसे और फ़ोन हमारे हवाले कर दो। उसके पास खड़े शख्स के हाथ में एक चाकू था। वो उसे डराते हुए बोला, लेकिन उसे कहाँ अपनी फिक्र थी, वो तो बस नूर को देख कर रहा था। वो सहमी निगाहों से कभी चाकू को तो कभी उसे देखे जा रही थी। मैं दे रहा हूँ सब कुछ, लेकिन पहले मेरी बीवी को छोड़ो, वो सामने खड़े शख्स की आंखों में देखता हुआ बोला। उसके लफ्ज़ बीवी पर तो नूर कश खाकर गिरने को थी। उसने पहली बार जो सुना था। ज़्यादा चालाकी नहीं लड़के, पहले सारा माल हमारे हवाले करो। वो शख्स खुरदरे लहजे में गोया हुआ। ठीक है, लेकिन मेरा वॉलेट और फ़ोन गाड़ी में है, मैं लेकर आता हूँ, वो कहकर आगे बढ़ने लगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो तेरी बीवी नहीं बचेगी। उसकी इस धमकी पर शायान की रगत तन गई थी। वो आंखों से नूर को कोई इशारा कर रहा था जिसे वो समझने में कासिर थी। वो हल्की हल्की चाल चलता गाड़ी के पास आया। फ़ोन लेने के बजाय अपने कोट में रखी पिस्तौल निकाल ली। नूर ने जब तिरछी नज़रों से उसे देखा तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सीधी खड़ी रहो लड़की, उसकी गर्दन पर चाकू रखे शख्स ने गुस्से से कहा। ये मुझे ऑर्डर देगा? अभी बताती हूँ इसे, वो क्लस कर कहती उसके हाथ पर अपना नाखून के साथ साथ दांत भी गड़ा गई। वो चाकू वाला हाथ अपने दूसरे हाथ में दबाए चिल्लाया। नूर तेज से उसकी तरफ भागी थी। कार के पास वाला शख्स उसकी तरफ बढ़ा और चाकू खींचकर नूर की तरफ फेंका, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि शायान ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था और चाकू उसके बाजू पर लगा हुआ था। ज़मीन पर गिर गया। नूर उसके बाजुओं में हल्का हल्का लरस रही थी। शायान ने फ़ौरन उसे अपने पीछे छुपाया और पिस्तौल उन पर तान दी। अगर तुम लोग 2 सेकंड के अंदर यहाँ से गायब नहीं हुए तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा अपनी गन खाली करने में। वो गुस्से से दहाड़ा तो वो दोनों गिरते पड़ते अपनी कार तक पहुंचकर उसमें बैठते ही ये जा और वो जा। वो जल्दी से अपने बाजू पर हाथ रखे खून को बहने से रोकने लगा। फिर उसकी नज़र नूर के दुपट्टे पर गई। वो भी सोच ही रहा था कि खून रोकने के लिए दुपट्टे का कोना बांध ले। तभी वो बोली, खबरदार जो मेरे दुपट्टे की तरफ नज़र भी की। ये दुपट्टा बहुत पैसे जोड़कर ख़रीदा है मैंने। उसकी नज़रों के पैगाम को समझकर वो सूरज से पीछे हुई थी और दुपट्टे के दोनों पल्लुओं को उसने मुट्ठी में भींच लिया, जैसे वो उसे छीन ही ना ले। तुम्हें मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ये दुपट्टा अजीज़ है? उसने सदमे से चोर लहजे में पूछा। अभी तो उसने उसे हज़ारों की शॉपिंग करवाई थी। तसल्ली रखें, आपको मौत थोड़ी इतनी जल्दी आ जानी है, क्योंकि अल्लाह जी भी अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुलाता है। और आपके अंदर कौन से अच्छे गुण हैं? वैसे भी इतने हत्ते कट्टे तो हैं, एक ज़रा सी चाकू बाजू में लग जाने से कौन मरता है? वो अपनी कहे जा रही थी और उसे वो बोलती हुई आज से ज़्यादा जहर कभी नहीं लगी थी। उसे ये भी एहसास ना हुआ कि ये चोट भी उसे ही बचाते हुए लगी थी। और उसे बस पड़ी तो अपने दुपट्टे की। उसका सदमा था कि कम नहीं हो रहा था। कुछ सोचकर वो उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसे घूर कर देखा। क्या कर रही हो तुम? दूर रहो, वो गाड़ी के दरवाजे से चिपकते हुए बोला। मरे मत, कौन सा मैं आपकी इज्जत पर हमला करने लगी हूँ? वो कहती हुई उसकी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालते रुमाल निकाल के। ये लें और लगाएं जल्दी चोट पर। खुद रुमाल लेकर रखा और मेरे इतने महंगे दुपट्टे पर नज़र रखी हुई है। वो डपटते हुए उससे बोल रही थी और शायान का सदमा तो बढ़ता ही जा रहा था। आप रहने दें, मैं ही लगा देती हूँ। वो आगे बढ़कर उसके बाजू पर रुमाल बांधने लगी। वो बस उस अफलातून को देख ही सकता था। जब मैं इशारा कर रहा था तो तुम क्यों नहीं झुकी? वो याद आने पर बोला। अच्छा, तो आप ये कह रहे थे?
اور میں یہ کیسے سمجھ پاتی؟ کون سا آپ مجھے روز اشاروں میں باتیں کرتے ہیں؟ وہ رومال باندھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا۔ تم کوئی جواب سیدھی طرح سے نہیں دے سکتی؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے بولا۔ آپ کبھی بغیر غصے کے بات نہیں کر سکتے؟ وہ اس کی طرف رخ کر کے تھوڑی پر انگلی ٹکاتی لبوں پر جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے قدرے معصومیت سے بولی۔ نہ جانے کون سی وہ منحوس گھڑی تھی جب امی کو یہ میرے لیے پسند آ گئی۔ اس نے من ہی من میں اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو اس نے رو رو کر سبھی گھر والوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا، جیسے ساری چوٹ اسے لگی ہو، اور جسے چوٹ لگی تھی وہ تو سب کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ چپ ہو جا میری بچی، ارے ان کو بدبختوں کو شرم نہیں آئی؟ دادو اسے خود سے لگائے ان ڈاکوؤں کو کوس رہی تھی۔ اب انہیں کون بتائے، شرم آنی ہوتی تو وہ ڈاکو تھوڑی بنتے۔ دادو انہیں چوٹ لگی ہے، وہ دادو دوپٹے میں ناک پوچھتی سر جھکائے بولی۔ شایان کے دل نے اس وقت ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ کب سے اس سے لڑ رہی تھی اور اب اس کے لیے ہی رو رہی تھی۔ اسے اس کا یہ دھوپ چھاؤں والا انداز اچھا لگا تھا۔ وہ اسے دیکھتے سوچ رہا تھا۔ جب سب کی توجہ خود پر پا کر اس نے نور پر سے نظریں ہٹا لی۔ آجا میرا بچہ، تو نے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا ابھی؟ شمس، اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ نانو اس کے زخم کا جائزہ لیتی پہلے شایان سے بولی، پھر بڑے ماموں کو مخاطب کیا۔ وہ نہیں کرتا رہا، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ آج چاند رات تھا۔ وہ نماز پڑھ کر سیدھا چھت پر آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بہنیں اور کزنس بھی تھیں۔ اس نے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھی اور پھر ان سب نے تھوڑی دوری پر جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ پھر چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی پھر سے بولی، اللہ جی آپ پلیز ان کے اندر سے خلوص والا جن نکال دیں۔ وہ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، میں کچھ بھی کرتی ہوں انہیں برا ہی لگتا ہے۔ شادی کے بعد تو وہ مجھ پر اور غصہ کریں گے۔ ان کے اندر سے سارا غصہ ختم ہو جائے اور وہ مجھ سے ایسے ہی بات کریں جیسے ہم بھائی بھابھی سے کرتے ہیں۔ آمین۔ ابھی وہ کچھ بولنے کو تھی کہ اچانک اس کے کان میں سرگوشی ہوئی۔ اس نے سرہ سے پلٹ کر دیکھا تو وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سے جائے کھڑا تھا۔ اللہ، میں تو ڈر گئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے بولی تو وہ ہنس دیا۔ یہ لو تمہارے لیے چاند رات کا سوٹ۔ وہ اس کی طرف شاپر پکڑائے بولا۔ پر میں نے تو اب چاند دیکھ لیا، اب کیا فائدہ؟ وہ منہ بسورے بولے۔ تم نے چاند دیکھ لیا، لیکن میرا تو ابھی چاند دیکھنا باقی ہے نا، اس نے ذومانی انداز میں کہا۔ آپ کو لگتا ہے چشمہ لگنے والا ہے، جو آسمان میں چاند نہیں دکھ رہا؟ وہ چہک کر اپنی طرف سے اس کے سارے رومانس کا بیڑا غرق کرتی بولی۔ کون کمبخت اس چاند کی بات کر رہا ہے؟ میں تو اپنی چاند جیسی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ اس کی بات سمجھ کر شرم سے نظریں جھکا گئی۔ میرے اللہ، میری دعاؤں میں اتنا اثر؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی مسکرائی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ اس نے تھوڑا قریب ہو کر پوچھا۔ سوچ رہی ہوں کہ آپ کو کہیں بخار تو نہیں ہوا جو اب دماغ پر چڑھ گیا ہے؟ وہ اسے زج کرنے کو بولی۔ اسے کہاں ہضم ہونا تھا اس کا اتنا میٹھا انداز؟ بیگم، آپ کو اگر ہمارا یہ روپ ہضم نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ ایسی بات کرنے والے شوہر کے لیے دعائیں تو نہ کریں۔ وہ تو اس کے مخاطب کرنے کے انداز پر ہی کنفیوز ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ امی بلا رہی ہیں، وہ کہتی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر وہ سیڑھیوں پر جا کر رکی اور پلٹ کر دیکھا، اور تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ چاند رات ہمیشہ یاد رہنے والی تھی۔ وہ چلی گئی تو شایان نے چاند کو دیکھا۔ دیکھو، ناراض نہیں ہونا، لیکن مجھے آج میرا چاند زیادہ پیارا لگ رہا ہے، وہ کہہ کر خود ہی ہنس پڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ اس کی محبت میں گرفتار نہیں تھا، لیکن وہ اس کے جھلے پن سے چڑ کھاتا تھا۔ پر اب اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا بے پرواہ انداز ہی اسے خوبصورت بناتا ہے۔ وہ اس دن سے ڈر گیا تھا جس دن ڈاکوؤں نے اس کی گردن پر چاقو رکھا تھا۔ اس دن اسے کھونے کا احساس نے اس کے اوپر بہت سارے انکشاف کر ڈالے تھے۔ وہ ہاتھوں میں چوڑی پہن رہی تھی جب اس کی چھوٹی بہن ندا نے آ کر اسے خبر دی کہ نیچے پھپھو اور ان کی فیملی آئی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اسے اتنا اسپیشلی کیوں بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ میں گھر ہونے کے باعث وہ لوگ عید کا کھانا ادھر ہی کھایا کرتے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا آخری جائزہ لیتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے آج مرون کلر کا ٹخنوں کو چھوتا فراک پہن رکھا تھا اور وہ اس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نیچے پہنچی تو سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تو سب کی نظر اس پر گئی۔ شایان کی نظر تو اس کے چہرے پر سے ہٹنے سے انکاری تھی، لیکن اس نے سب کے خیال سے نظریں پھیر لی۔ دوسری طرف سب کو اپنی طرف دیکھنے پر وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ آؤ نوری، پھپھو نے اپنے پاس جگہ بناتے ہوئے اسے بلایا۔ وہ اسے پیار سے نوری کہتی تھی۔ اماں، اب تو یہ ہمارے گھر کی رونق ہو گئی، بس آپ لوگ جلدی سے پاس کی ہی کوئی تاریخ دے دیں۔ وہ اسے پیار کرتی ہوئی بولی تو اس نے ان کی بات پر سوالیہ نظروں سے اپنی امی کو دیکھا، جو مسکرا کر اس کی الجھن ختم کر گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن امی نے اشارے سے ہی چپ رہنے کا کہا۔ سب لوگ شادی کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی شادی کا شوشہ کس نے چھوڑ دیا۔ کہاں وہ اپنی دوست کی شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ عید مبارک، وہ دروازے پر کھڑا دل فریب مسکراہٹ لیے بولا، جو سفید کرتے شلوار میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی، اسے دیکھ کر اچھل کر بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ خیر مبارک، وہ عجیب الجھن کا شکار ہوتے ہوئے بولے۔ کچھ شایان کا بدلا رویہ اور کچھ تو نیچے جو باتیں چل رہی تھی۔
वो उन्हें बातों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। प्यारी लग रही हो। वो दरवाजे से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा उसे गहरी नज़रों से देखता बोला। उसे वो कंफ्यूज सी नूर बहुत अच्छी लगी थी। आप ऊपर कैसे आए? वो खुद को संभालते हुए बोली। क्या मतलब कैसे आया? पैरों से आया। सोचा तुम्हें ईदी दे दूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें नहीं चाहिए। वो उसे छेड़ते हुए बोला तो नूर ने हैरत से उसे देखा। लाई दे मुझे मेरी ईदी। वो आगे बढ़कर हाथ फैलाए चहकते हुए बोली, तो उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। ये क्या? मैंने ईदी मांगी और आप हैं कि अपना हाथ दे रहे हैं? वो उसे खुशगमीन निगाहों से देखते हुए बोली, यही तो ईदी है। इस ईद में मैं तुम्हें अपना साथ दे रहा हूँ, क्या ये कम है? वो रसानिया से अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला। तंग नहीं करें, जल्दी दें। वो मिनमिनाते हुए बोली। उसने शायान के हाथ से अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। फुफ्फो, उसने उनके पीछे देखकर कहा तो शायान ने झट से उसका हाथ छोड़ा और पीछे देखा जहाँ कोई नहीं था। तब तक नूर तेज से वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई थी। वो उसकी चाल समझ चुका था और उसे पकड़ने को लपका, लेकिन वो सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। उसने रेलिंग पर झुके हंसते हुए उसे देखा। वो ऊपर सर किए उसे थम डाउन करते नीचे चली गई। वो सीधा होकर बालों में हाथ फेरते मुस्कुराया। बेगम, आपकी तो चालाकियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वो बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा, जहाँ सभी घर वाले किसी बात पर कहका लगा रहे थे। आज की ईद उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि ये ईद उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ लाई थी। नॉवल सुन के अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा।